हमारे पास गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई पर लिखे गए कई दिलचस्प लेख हैं। उनके अपने ब्लॉग पोस्ट और उनके नेतृत्व का विश्लेषण करने वाले कुछ दस्तावेज भी हैं। और इन सबको पढ़ने के बाद ना एक ही सवाल दिमाग में आता है, आखिर सुंदर पिचाई हैं कौन? सही बात है। क्या वो मदुरै के एक मामूली घर से निकले लड़के हैं या फिर सिलिकॉन वैली के सबसे शक्तिशाली सीईओ में से एक? या दोनों है? हाँ, शायद दोनों। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी कहानी, उनके काम करने का तरीका और उन पर लगे गंभीर आरोपों से लेकर भविष्य की उनकी बड़ी योजनाओं तक सब पर बात करेंगे। और ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है ना? यह कहानी टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए उस भूकंप की भी है जिसके मतलब केंद्र में सुंदर पिचाई खड़े हैं। बिल्कुल। उनकी यात्रा को समझना एक तरह से गूगल के आज और कल को समझने जैसा है। बिल्कुल। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से उठाते हैं। हमारे स्रोतों में उनके बचपन को लेकर जो बातें हैं वो आज के सुंदर पिचाई को समझने के लिए बहुत जरूरी लगती हैं। चेन्नई का वो 2 कमरों का अपार्टमेंट। बिल्कुल। शुरुआत बहुत ही सामान्य थी। पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मां स्टेनोग्राफर। घर में टीवी या कार जैसी चीजें नहीं थी, लेकिन एक चीज थी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो था एक टेलीफोन। हाँ, और वो भी उनके घर में तब लगा जब वे 12 साल के थे, वो भी 5 साल इंतजार करने के बाद। 5 साल? वो किस्सा तो कमाल का है कि कैसे फोन लगने से पहले उनकी माँ की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लाने के लिए उन्हें अस्पताल तक 4 घंटे का सफर करना पड़ता था। और फोन ने उस 4 घंटे के काम को बस 2 मिनट का बना दिया। पिचाई खुद कहते हैं कि वो उनके लिए एक लाइट बल्ब मोमेंट था। एक लाइट बल्ब मोमेंट? हाँ, पहली बार उन्हें समझ आया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कोई बड़ी जटिल चीज नहीं है, बल्कि वो लोगों की जिंदगी को सच में आसान बना सकती है। मुझे लगता है कि गूगल के प्रोडक्ट्स में जो एक सरलता दिखती है ना, उसकी जड़ें शायद यहीं कहीं हैं। ये बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। और उनके परिवार का त्याग भी देखिए। जब उनका दाखिला स्टैनफोर्ड में हुआ तो उनके पिता ने अमेरिका की हवाई टिकट के लिए अपने साल भर की तनख्वाह लगा दी। जी, इसके लिए उन्होंने कर्ज भी लिया और परिवार की जो भी जमा पूंजी थी वो भी लगा दी। ये दिखाता है कि उनके घर में शिक्षा की क्या कीमत थी, और पिचाई ने उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आईआईटी खड़गपुर में सिल्वर मेडल, फिर स्टैनफोर्ड से मास्टर्स और उसके बाद वॉर्टन जैसे बड़े बिजनेस स्कूल से एमबीए, जहां उन्हें सीबेल स्कॉलर और पामर स्कॉलर जैसे सम्मान मिले। उनकी अकादमिक बुनियाद तो बहुत मजबूत थी, लेकिन सिलिकॉन वैली में सिर्फ डिग्री से तो काम नहीं चलता। वहां तो आपको कुछ तोड़फोड़ करनी पड़ती है। गूगल में उनकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे उन्होंने अपनी पहचान बनाई? उनकी पहचान बनी एक ऐसे आइडिया से जिसे शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया था। 2004 में जब उन्होंने गूगल ज्वाइन किया तो उन्होंने अपना वेब ब्राउज़र बनाने का आइडिया दिया। मतलब गूगल क्रोम का आइडिया? लेकिन उस वक्त के सीईओ एरिक श्मिट वो तो इसके सख्त खिलाफ थे। बहुत ज्यादा। उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक और लड़ाई नहीं चाहिए थी। बिल्कुल। श्मिट को लगा कि ये एक महंगी ब्राउज़र वॉर होगी जिसे गूगल शायद हार सकता है। लेकिन यहाँ पिचाई का असली किरदार सामने आता है। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, अपनी टीम को साथ लिया और सीधे गूगल के संस्थापकों लैरी पेज और सर्गे ब्रिन के पास पहुंच गए। उन्होंने आंकड़ों से साबित किया कि एक बेहतर ब्राउज़र गूगल के सर्च बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। अच्छा, मतलब एक नए लड़के ने सीधे सीईओ के फैसले को चैलेंज कर दिया। ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। यही उनकी खासियत थी। वो टकराव में नहीं बल्कि तर्क में विश्वास रखते थे। और क्रोम की सफलता ने तो सब कुछ बदल दिया। हाँ, उसने गूगल को सिर्फ एक वेबसाइट से एक पूरे इकोसिस्टम में बदल दिया। बिल्कुल। इसके बाद तो वो गूगल की सीढ़ी तेजी से चढ़ते गए। क्रोम ओएस, जीमेल, मैप्स, और फिर 2013 में उन्हें एंड्रॉयड का मुखिया बना दिया गया, जो उस वक्त गूगल का सबसे जरूरी प्रोडक्ट था। और फिर 2015 में गूगल के और 2019 में अल्फाबेट के सीईओ। स्रोतों में उनकी नेतृत्व शैली को गूगल के दूसरे बड़े नामों से, जैसे एरिक श्मिट या मेरिसा मेयर, उनसे बहुत अलग बताया गया है। एक जगह उन्हें लैरी पेज का इंटरप्रेटर भी कहा गया है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, लैरी पेज बड़े बड़े भविष्य के सपने देखने के लिए जाने जाते थे। उनके आइडिया कई बार इतने बड़े होते थे कि टीम को समझ ही नहीं आता था कि उन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाए। अच्छा। पिचाई वो व्यक्ति थे जो लैरी के उस बड़े विजन और इंजीनियरों की असल दुनिया के बीच एक पुल का काम करते थे। वो लैरी के विचारों को मतलब कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स और अमल करने लायक योजनाओं में बदल देते थे। ये दिलचस्प है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत एक महान दूरदर्शी के विचारों को जमीन पर उतारना थी? अगर हाँ, तो अब जब लैरी पेज सक्रिय नहीं है, तो क्या ये ताकत अब भी उतनी ही मायने रखती है, या गूगल को अब एक नए तरह के दूरदर्शी की जरूरत है? ये आज गूगल पर सबसे बड़ा सवाल है। उनकी शैली को सहानुभूतिपूर्ण, समावेशी और सहयोगात्मक कहा जाता है। वो टीम को साथ लेकर चलते हैं। उनका एक सिद्धांत है कि चीजों को अच्छी तरह से करना उन्हें तेजी से करने से ज्यादा जरूरी है। जो कि सिलिकॉन वाली की फेल फास्ट वाली संस्कृति के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। तो हमारे सामने एक ऐसे लीडर की तस्वीर बन रही है जो शांत है, सोच समझकर फैसले लेता है और टीम को साथ लेकर चलता है। लेकिन पिछले कुछ साल गूगल और पिचाई के लिए बिल्कुल भी शांत नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अब जरा उन मुश्किलों पर बात करते हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। जरूर। और लिस्ट काफी लंबी है। सबसे ताजा और शायद सबसे शर्मनाक मामला है जेमिनी एआई का विवाद। हाँ, जब गूगल के नए एआई ने ऐतिहासिक रूप से गलत तस्वीरें बनाना शुरू कर दिया। अश्वेत नाजी सैनिक और महिला पोप। हाँ, वैसी तस्वीरें। ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, है ना, गूगल के लिए, जिसका पूरा कारोबार ही सही जानकारी देने के भरोसे पर टिका है। ये एक बहुत बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। पिचाई ने खुद सामने आकर इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य कहा। लेकिन ये घटना उस बड़ी चुनौती को दिखाती है जिसका वो सामना कर रहे हैं। एक तरफ वो एआई को भविष्य बता रहे हैं और दूसरी तरफ उनका अपना सबसे बड़ा एआई प्रोडक्ट ऐसी बचकानी गलतियां कर रहा है। ये उनकी उस चेतावनी से भी मेल खाता है जिसमें उन्होंने पहले कहा था कि एआई पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। और मुसीबतें सिर्फ एआई तक ही सीमित नहीं है। अमेरिकी सरकार ने गूगल पर एक बहुत बड़ा एंटी ट्रस्ट मुकदमा किया हुआ है। अच्छा, ये मुकदमा गूगल के उन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर है जिनकी वजह से गूगल सर्च इंजन ज्यादातर फोन और ब्राउजर पर डिफॉल्ट बन जाता है। अपनी गवाही में पिचाई ने माना कि डिफॉल्ट बहुत मूल्यवान होते हैं। ये तो कमाल की विडंबना है। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि 2005 में गूगल ने खुद माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में ठीक यही चिंता जताई थी। अच्छा। हाँ, तब गूगल ने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिफॉल्ट सेटिंग बदलने का विकल्प इतना मुश्किल बना दिया है कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है। आज वही आरोप उन पे लग रहा है। बिल्कुल। और जब उनसे अदालत में इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि तब हालात अलग थे। लेकिन ये दिखाता है कि एक छोटी कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनने का सफर आपको कैसे बदल देता है। और चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। डेटा प्राइवेसी को लेकर भी उन पे बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। आप उस रियल टाइम बिडिंग वाले मामले की बात कर रहे हैं? हाँ, एपिक और एनफोर्स जैसी संस्थाओं ने शिकायत की है कि गूगल का विज्ञापन सिस्टम, जिसे आरटीबी कहते हैं, अमेरिकियों का बहुत ही संवेदनशील डेटा, जिसमें सैन्य कर्मियों की लोकेशन जैसी जानकारी भी शामिल है, वो चीन जैसे देशों को लीक कर रहा है। और शिकायत का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो ये है कि पिचाई कोई सुरक्षा खामी के बारे में कथित तौर पर 1 दशक से पता था। अगर ये सच है तो ये बहुत बहुत बड़ा मामला है। बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं, बल्कि एक जानी बूझी अनदेखी हो सकती है। निश्चित रूप से। और इन बाहरी लड़ाइयों के साथ साथ उन्हें कंपनी के अंदर भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हाल ही में उन्होंने कर्मचारियों को एक मेमो भेजा जिसमें कहा गया कि गूगल काम करने की जगह है, राजनीतिक बहस करने की नहीं। ये गूगल की पुरानी खुली संस्कृति से एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और शायद इसकी जरूरत 2018 के उस विवाद के बाद पड़ी जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एंडी रूबिन जैसे बड़े अधिकारियों पर लगे यौन दुराचार के आरोपों और गूगल द्वारा उन्हें संभालने के तरीके पर एक बड़ी रिपोर्ट छापी थी। हाँ, उस रिपोर्ट ने तो गूगल में भूचाल ला दिया था। आरोप था कि एंडी रूबिन को आरोपों के बावजूद $90 मिलियन का एग्जिट पैकेज देकर कंपनी से निकाला गया। इसके बाद हजारों गूगल कर्मचारियों ने दुनिया भर में वॉकआउट किया था। एक तरफ कंपनी की छवि बचाने का दबाव, दूसरी तरफ कर्मचारियों का भरोसा। उस वक्त पिचाई ने एक ईमेल भेजा था। उस ईमेल के जरिए उन्होंने इन दोनों चीजों को साधने की कोशिश कैसे की? उन्होंने उस ईमेल में बहुत सीधे तरीके से बात की। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में 48 लोगों को यौन उत्पीड़न के लिए नौकरी से निकाला गया है, जिनमें 13 वरिष्ठ प्रबंधक थे। और उन्होंने साफ साफ लिखा कि इनमें से किसी को भी कोई एग्जिट पैकेज नहीं दिया गया। अच्छा। ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल भी था और कर्मचारियों को ये संदेश देने की कोशिश भी कि अब चीजें बदल रही हैं। तो एक तरफ एआई की गड़बड़ियां, दूसरी तरफ कानूनी मुकदमे, डेटा प्राइवेसी के गंभीर आरोप और कंपनी के अंदर की उथल-पुथल। इतने सारे मोर्चों पर आग लगी हो तो कोई भी लीडर भविष्य के बारे में कैसे सोच सकता है?
पिचाई गूगल को किस दिशा में ले जा रहे हैं? उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कई बार कह चुके हैं कि गूगल अब एक AI फर्स्ट कंपनी है। AI फर्स्ट? उनका मानना है कि AI हमारी जिंदगी में उतना ही बड़ा, बल्कि उससे भी बड़ा बदलाव लाएगा जितना पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल फोन ने लाया था। ये बात तो सिलिकॉन वैली में हर कोई कह रहा है। पिचाई की सोच में अलग क्या है? अलग है उस सोच के पीछे का पैमाना। वो बताते हैं कि सिर्फ पिछले 18 महीनों में AI को चलाने की लागत में 97% की कमी आई है। 97%? हाँ, सोचिए, जो काम 1.5 साल पहले करीब 300 रुपए में होता था, अब वो 10 रुपए से भी कम में हो रहा है। ये तकनीक को हर किसी की पहुंच में ला रहा है। और इसका असर हम गूगल के प्रोडक्ट्स में कैसे देखेंगे? क्या गूगल सर्च बदलने वाला है? पूरी तरह से। वो सर्च को एक AI मोड में बदलना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सर्च इंजन में सिर्फ कुछ शब्द नहीं डाल रहे हैं, बल्कि उससे किसी विशेषज्ञ की तरह सवाल जवाब कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हाँ। ये जानकारी खोजने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है, और ये उनके एम्बिएंट कंप्यूटिंग के बड़े आइडिया से भी जुड़ता है। एम्बिएंट कंप्यूटिंग मतलब टेक्नोलॉजी जो हमारे आसपास हर वक्त मौजूद हो लेकिन हमें दिखे नहीं। एक तरह से फिल्मों वाला जारविस जैसा कुछ। काफी हद तक, हाँ। स्क्रीन और कीबोर्ड से आगे की दुनिया, जहां AI हमारे आसपास होगा, शायद किसी चश्मे के जरिए या किसी और डिवाइस से, जो हमारी दुनिया को समझेगा, सुनेगा, देखेगा और हमारी मदद करेगा। ये टेक्नोलॉजी को हमारे जीवन का एक सहज हिस्सा बनाने की कोशिश है। और इसी भविष्य के लिए गूगल अपने बड़े दांव लगा रहा है, जिन्हें वो मूनशॉट्स कहते हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग। हाँ, गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल करने का दावा किया है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी कंप्यूटिंग समस्या को हल करना जिसे आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स भी अरबों साल में हल नहीं कर सकते। अरे वाह! पिचाई का मानना है कि इससे नई दवाइयां बनाने, बेहतर बैटरी डिजाइन करने और ऊर्जा के नए स्रोत खोजने में क्रांति आ सकती है। और ऐसा ही एक और उदाहरण है अल्फाफोल्ड। अल्फाफोल्ड तो शायद AI की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये AI टूल प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी करता है, जो दशकों से जीव विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक थी। पिचाई बताते हैं कि इस एक टूल ने मलेरिया के टीके और कैंसर के इलाज पर काम करे शोधकर्ताओं के लाखों घंटे बचाए हैं। लाखों घंटे! ये तो सच में गेम चेंजर है। और रोबोटिक्स को लेकर भी उनकी बड़ी योजनाएं हैं ना? हाँ, वो रोबोटिक्स के लिए एंड्रॉयड बनाना चाहते हैं। मतलब एक ऐसा कॉमन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जिस पर अलग अलग तरह के रोबोट बन सकें, जो इंसानों की तरह सीख सकें और काम कर सकें। ये दिखाता है कि वो AI को सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रखना चाहते। तो आज की चर्चा से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी जटिल है। एक तरफ वो सुंदर पिचाई हैं जो चेन्नई के एक 2 कमरों के घर से निकले, जिनकी ताकत लोगों को साथ लेकर चलना और डेटा के आधार पर फैसले लेना है। और दूसरी तरफ वो CEO हैं जो आज एंटी ट्रस्ट कानूनों, डेटा प्राइवेसी के आरोपों और AI के नैतिक सवालों जैसी बड़ी और उलझी हुई चुनौतियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। और इसी चक्रव्यूह के बीच से वो AI पर आधारित एक बहुत साहसिक भविष्य का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्रोतों में पिचाई की सहानुभूतिपूर्ण सहयोगी शैली और उनके पहले के CEO एरिक श्मिट की दूरदर्शी आर्किटेक्ट शैली के बीच का फर्क साफ दिखता है। और ये आज एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। गूगल जैसी कंपनी को चलाने के लिए किस तरह के नेतृत्व की ज्यादा जरूरत है? क्या उन्हें एक दूरदर्शी आर्किटेक्ट चाहिए जो हर कीमत पर इनोवेशन की सीमाओं को तोड़े, या फिर उन्हें एक सहानुभूतिपूर्ण सहयोगी की जरूरत है जो उपयोगकर्ता के विश्वास और जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखे? खासकर जेमिनी जैसी हाल की गलतियों को देखते हुए ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ गूगल के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि हम सबके टेक्नोलॉजी से जुड़े भविष्य के लिए भी बहुत मायने रखता है।